नमस्कार। आज हम इतिहास के एक अहम बल्कि शायद सबसे अहम पहलू पर बात करने वाले हैं। नेशन यानी राष्ट्र और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। जी हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये वो ताकतें हैं, फोर्सेस हैं जिन्होंने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। आप सोचिए, एम्पायर्स बने और बिगड़े, क्रांतियां हुईं, युद्ध हुए, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये आइडियाज काम कर रहे थे। बिल्कुल। और आज भी हमारी पॉलिटिक्स हो, हमारी आइडेंटिटी हो, मतलब हमारी पहचान, सब पर इनका गहरा असर है। सही कहा। और इसीलिए आज हम इस विषय को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारी इस बातचीत का आधार है IGNO का MA हिस्ट्री का स्टडी मटेरियल MHI 08 यूनिट 1 नेशन एंड नेशनलिज्म। ये एकेडमिक जगत में, मतलब एकेडमिक सर्कल्स में एक स्टैंडर्ड सोर्स माना जाता है। बिल्कुल, काफी कॉम्प्रहेंसिव कवरेज है इसमें। तो लिसनर्स को क्या मिलेगा इस चर्चा से? उम्मीद है कि इस सेशन के अंत तक नेशन, राष्ट्र, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य की जो जटिलताएं हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो काफी हद तक स्पष्ट हो जाएंगी। और हम सिर्फ डेफिनेशंस तक ही सीमित नहीं रहेंगे, हम अलग-अलग थ्योरीज, मतलब सिद्धांतों पर भी विस्तार से बात करेंगे। और खास तौर पर इंडियन नेशनलिज्म यानी भारतीय राष्ट्रवाद के विशेष संदर्भ को भी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ही जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ परीक्षा पास करने की बात नहीं है, ये एक जागरूक नागरिक, एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने के लिए भी जरूरी समझ है। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट का सेक्शन 1.1 है इंट्रोडक्शन। नेशनलिज्म आखिर है क्या? इतिहासकार और सोशल साइंटिस्ट इसे कैसे देखते हैं? जो ये कहती है कि हर नेशन को अपना स्टेट बनाने का अधिकार है। माने अ नेशन शुड हैव इट्स ओन पॉलिटिकल रूफ। अच्छा, और भारतीय संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? भारत में नेशनलिज्म का उदय मुख्य रूप से ब्रिटिश इंपीरियलिज्म यानी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक लंबे संघर्ष के दौरान हुआ। इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट की ये सेंट्रल आइडियोलॉजी थी और एक तरह से कहें तो इंस्ट्रूमेंट भी था, एक साधन भी था। तो क्या हम कह सकते हैं कि उस समय जो भी ब्रिटिश राज के खिलाफ था वो नेशनलिस्ट था? मोटे तौर पर हाँ। भारतीय राष्ट्रवाद के दो मुख्य पिलर्स थे, दो स्तंभ थे। पहला एंटी इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद विरोध, और दूसरा नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता का विचार। तो जो भी व्यक्ति या संगठन इन दो विचारों का समर्थन करता था उसे राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट माना जा सकता था। ओके, लेकिन ये नेशनलिज्म सिर्फ भारत या एशिया अफ्रीका के कॉलोनाइज्ड देशों तक ही सीमित नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन था, एक वैश्विक घटना थी। खासकर 18वीं सदी से 20वीं सदी के बीच यूरोप में इसकी शुरुआत हुई, फिर ये पूरी दुनिया में फैल गया। इसे आधुनिक दुनिया की मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स क्यों कहा गया है, मतलब सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति? क्योंकि इसने राजनीति को शेप किया, ये एक आइडियोलॉजी बनी, इसने बड़े बड़े मूवमेंट्स खड़े किए, ये लोगों के लिए एक बिलीफ सिस्टम, एक आस्था प्रणाली बन गया, एक भावना, एक जुनून, अ पैशन। आप सोचिए, लोग इसके नाम पर जान देने और लेने को तैयार हो गए। हाँ, ये तो है। साहित्य में भी इसका बहुत चित्रण मिलता है। बिल्कुल, कविताओं में, उपन्यासों में राष्ट्र प्रेम और बलिदान की गाथाएं भरी पड़ी हैं। ये दिखाता है कि ये कितना डीप रूटेड सेंटिमेंट बन गया था। एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जैसे यूरोप में और अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज जैसे भारत में दोनों जगहों पनपा। ये कैसे हुआ? इनमें क्या समानता थी? यही तो एक बड़ा सवाल है। क्या इसके उदय का कोई एक जनरल यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन हो सकता है? मतलब कोई एक ऐसी थ्योरी जो हर जगह लागू हो? यहीं पर थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म की जरूरत महसूस होती है और इग्नू की ये यूनिट इन्हीं जनरल थ्योरीज पर फोकस करती है। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 1.2 पर, अंडरस्टैंडिंग नेशन, नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट, राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य को समझना। इसमें 3 मुख्य बिंदु हैं, राइट? जी हाँ। पहला, नेशनलिज्म से जुड़े डिबेट्स एंड कंट्रोवर्सीज यानी वाद विवाद। दूसरा, सोशल साइंटिस्ट द्वारा दी गई अलग अलग थ्योरीज, विभिन्न सिद्धांत। और तीसरा, भारत के केस स्टडी के लिए इन थ्योरीज की रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। सेक्शन 1.2.1 द क्वेश्चन ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का प्रश्न। ये जो 18वीं से 20वीं सदी का समय था, इसमें क्या बदलाव आया? देखिए, ये वो दौर था जब छोटे स्थानीय समुदाय, स्मॉल लोकल कम्युनिटीज, बड़े सजातीय समुदायों, लार्ज होमोजीनियस कम्युनिटीज में बदल रहे थे।
लोग अब सिर्फ अपने गांव या कस्बे के नहीं बल्कि एक बहुत बड़े समूह के सदस्य महसूस करने लगे। और ये जो नए बंधन बने, न्यू टाइज एंड सॉलिडेरिटीज, ये इम्पर्सनल थे, मतलब व्यक्तिगत जान पहचान पर आधारित नहीं थे, फिर भी शक्तिशाली थे। बिल्कुल। आप लाखों लोगों से कभी मिले नहीं, उन्हें जानते नहीं, लेकिन फिर भी आप महसूस करते हैं कि आप उनके साथ एक अदृश्य समुदाय, एन इनविजिबल कम्युनिटी का हिस्सा हैं। इसी अदृश्य समुदाय को राष्ट्र, नेशन कहा गया। यहीं पर बेनेडिक्ट एंडरसन का इमेजिन्ड कम्युनिटीज वाला कॉन्सेप्ट आता है ना? एग्जैक्टली। एंडरसन ने कहा कि राष्ट्र इमेजिन्ड है क्योंकि सदस्य एक दूसरे को जानते नहीं, मिलेंगे भी नहीं, फिर भी उनके मन में एक साझा छवि, अ कलेक्टिव इमेज ऑफ देयर कम्युनियन होती है। ये कल्पना पर आधारित है, फेमिलियरिटी पर नहीं। और इसी इमेजिन्ड कम्युनिटी ने फिर अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट की मांग की। हाँ, ये एक नई सोच थी कि स्टेट और सोसाइटी के बीच कंग्रुएंस होनी चाहिए, मतलब संगति होनी चाहिए। राज्य को समाज का यानी राष्ट्र का प्रतिनिधि होना चाहिए। ये ऐतिहासिक रूप से नया था क्योंकि पहले राज्य अक्सर राजा, वंश या धर्म पर आधारित होते थे, पूरे समाज के प्रतिनिधित्व का दावा नहीं करते थे। तो यहीं पर अर्नेस्ट गेलनर की परिभाषा फिट होती है। जी, गेलनर ने कहा, nationalism is primarily a political principle which holds that the political and the national unit should be congruent। मतलब राष्ट्रवाद मुख्य रूप से एक राजनीतिक सिद्धांत है जो मानता है कि राजनीतिक इकाई स्टेट और राष्ट्रीय इकाई नेशन संगत होनी चाहिए। और राष्ट्रवादी भावना, राष्ट्रवादी आंदोलन को हम इसी प्रिंसिपल के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। हाँ, गेलनर के अनुसार राष्ट्रवादी भावना तब पैदा होती है जब ये प्रिंसिपल अधूरा रह जाए, मतलब नेशन और स्टेट कॉन्ग्रुएंट न हो। और नेशनलिस्ट मूवमेंट वो आंदोलन है जो इस प्रिंसिपल को लागू करवाने के लिए चलाया जाता है ताकि नेशन और स्टेट एक हो सके। ये काफी क्लियर है। अब आते हैं अगले हिस्से पर, 1.2.2 डिफाइनिंग नेशन एंड नेशन स्टेट, राष्ट्र और राष्ट्र राज्य को परिभाषित करना। ये इतना मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि हर राष्ट्र अलग है, कोई एक डेफिनेशन सब परफेक्ट नहीं बैठती। इसीलिए स्कॉलर्स, विद्वान, अक्सर कोई एक यूनिवर्सल परिभाषा देने से बचते हैं। ये बहुत कंटेंशियस इशू है, मतलब विवादास्पद। तो क्या गेलनर ने कोशिश नहीं की थी? की थी, लेकिन वो खुद भी मानते थे कि उनकी परिभाषाएं अस्थायी थीं। उन्होंने दो गुण सुझाए, कल्चर यानी संस्कृति और विल यानी इच्छा। कल्चर और विल कैसे? पहली परिभाषा थी, टू men are of the same nation if and only if they share the same culture। मतलब दो लोग एक ही राष्ट्र के हैं अगर वो एक ही संस्कृति साझा करते हैं। लेकिन इसमें संस्कृति को डिफाइन करना मुश्किल है। कितनी समानता चाहिए? हाँ, ये तो है। और दूसरी? विल वाली। दूसरी थी, टू men are of the same nation if and only if they recognize each other as belonging to the same nation। मतलब दो लोग एक ही राष्ट्र के हैं अगर वो एक दूसरे को एक ही राष्ट्र का मानते हैं। ये वॉलंटरिस्टिक है, इच्छा पर आधारित। लेकिन ये सर्कुलर डेफिनेशन हो गई। नेशन को डिफाइन करने के लिए नेशन का ही इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, तो गेलनर का निष्कर्ष क्या था? उनका निष्कर्ष था कि शायद राष्ट्र शब्द का उपयोग बिना किसी फॉर्मल डेफिनेशन के करना ही बेहतर है। कॉन्टेक्स्ट से समझें। ओके, तो एक वर्केबल डेफिनेशन की तरफ कैसे बढ़ें? पहला कदम है राष्ट्र की नेचुरलनेस को नकारना। ये कोई प्राकृतिक बायोलॉजिकल चीज नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल कैटेगरी है, इतिहास में बनी है। लेकिन नेशन शब्द तो पहले भी इस्तेमाल होता था। हाँ, होता था, लेकिन उसका मतलब अलग था। कभी रेस, नस्ल के लिए, जो एक बायोलॉजिकल कैटेगरी है, या कभी क्लैन, कबीले के लिए, जो एक सोशल कैटेगरी है। आज का जो पॉलिटिकल मीनिंग है नेशन का, वो आधुनिक है। तो इसमें अर्नेस्ट रेनान का क्या योगदान था 1882 में? रेनान का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने नस्लीय, जैविक और प्राकृतिक परिभाषाओं का जोरदार खंडन किया। उन्होंने कहा, नेशन बनता है सब्जेक्टिव फैक्टर्स से, साझा इच्छा, विल, साझा स्मृतियां, मेमोरी, और साझा चेतना, कॉन्शियसनेस। तो रेनन के हिसाब से नेशन कोई पहले से मौजूद चीज नहीं है, ए प्रियोरी रियलिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इतिहास द्वारा निर्मित है, और ये प्राकृतिक सीमाओं जैसे नदी या पहाड़ से भी नहीं बनता, ये लोगों की मर्जी से बनता है। उन्होंने कहा था, नेशंस आर नॉट समथिंग इटर्नल, दे हैव हैड बिगिनिंग्स एंड दे विल हैव एंड्स। मतलब राष्ट्र हमेशा से नहीं थे और हमेशा रहेंगे भी नहीं, ये बनते हैं और बिगड़ते हैं। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया था, लेकिन रेनान की परिभाषा में भी कुछ कमी थी। हाँ, जैसा हमने पहले कहा, ये बहुत इंक्लूसिव थी, मतलब बहुत से समूहों पर लागू हो सकती थी, लेकिन ये बहुत पर्याप्त स्पेसिफिक नहीं थी।
ये गैर राष्ट्रीय समुदायों जैसे किसी धार्मिक समूह या क्लब पर भी फिट हो सकती थी। अच्छा। तो रेनान के बाद जोसेफ स्टालिन ने 1913 में क्या अलग कहा? स्टालिन ने फोकस किया राष्ट्रों की डिस्टिंक्टिव फीचर्स यानी विशिष्ट विशेषताओं पर। उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव लिस्ट दी। क्या थी वो लिस्ट? स्टालिन की परिभाषा थी, अ नेशन इज अ हिस्टोरिकली कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेबल कम्युनिटी ऑफ पीपल formed on the basis of a common language, territory, economic life, and psychological makeup manifested in a common culture. ओके, काफी लंबी परिभाषा है। इसमें क्या क्या है? यानी एक निश्चित क्षेत्र। चौथा, कॉमन इकोनॉमिक लाइफ यानी एक साझा आर्थिक जीवन। और पांचवा, कॉमन कल्चर, एक आम संस्कृति जो एक कॉमन साइकोलॉजिकल मेकअप से जाहिर होती हो। तो ये रेनान के सब्जेक्टिव अप्रोच से बिल्कुल उल्टा ऑब्जेक्टिव अप्रोच था। हाँ, रेनान ने जेनेरिक गुणों, इच्छा, चेतना पर जोर दिया, स्टालिन ने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल गुणों पर। लेकिन क्या स्टालिन की परिभाषा परफेक्ट थी? नहीं, इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि इसने रेनान वाले सब्जेक्टिव एलिमेंट्स, इच्छा, चेतना को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जैसे यूरोपियन जूस का उदाहरण लें, स्टालिन की परिभाषा के हिसाब से वो शायद एक राष्ट्र नहीं थे, उस समय उनका अपना टेरिटरी या कॉमन इकोनॉमिक लाइफ नहीं था, लेकिन रेनान की परिभाषा के हिसाब से साझा स्मृति, चेतना, इच्छा वो जरूर एक राष्ट्र थे। इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो रेनान सब्जेक्टिव साइड देख रहे थे, स्टालिन ऑब्जेक्टिव साइड। कुछ मिसिंग था अभी भी। हाँ, और वो मिसिंग एलिमेंट दिया अर्नेस्ट गेलनेल ने 1983 में। उनका कहना था कि असल में नेशनलिज्म राष्ट्रों को बनाता है, न कि राष्ट्र नेशनलिज्म को। नेशंस आर मेड बाय नेशनलिज्म, नॉट द अदर वे राउंड। ये कैसे? उदाहरण दे सकते हैं? भारत का ही उदाहरण लें। ऐसा नहीं था कि एक भारतीय राष्ट्र पहले से मौजूद था जिसने फिर भारतीय राष्ट्रवाद पैदा किया, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद की विचारधारा और आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न लोगों को जोड़ा और भारतीय राष्ट्र बनाने में मदद की। नेशनलिज्म केम फर्स्ट कंसेप्चुअली। वाओ, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। तो अब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बना सकते हैं? हाँ, अब हम तीनों एलिमेंट्स को मिला सकते हैं, सब्जेक्टिव रेनो वाला, ऑब्जेक्टिव स्टालिन वाला और आइडियोलॉजिकल गेलनर वाला। तो क्या होगी वो परिभाषा? हम कह सकते हैं राष्ट्र एक बड़ा अनाम मानव समुदाय है जो व्यक्तिपरक विशेषताएं जैसे इच्छा, चेतना, स्मृति, वस्तुनिष्ठ विशेषताएं जैसे ऐतिहासिक निरंतरता, आम भाषा, क्षेत्र, आर्थिक जीवन, आम संस्कृति और वैचारिक विशेषताएं यानी राष्ट्रवाद की विचारधारा द्वारा एक साथ लाया जाता है। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव लग रही है। इसमें रेनान, स्टालिन, गेलनर तीनों आ गए। हाँ, और इसका फायदा ये है कि ये इंक्लूसिव भी है और स्पेसिफिक भी। एक जरूरी बात यहाँ नोट करनी चाहिए है ना, कि ये सारी विशेषताएं हर राष्ट्र पर लागू नहीं होती। बिल्कुल सही। जैसे भारतीय राष्ट्रवाद में कॉमन लैंग्वेज वाली शर्त पूरी नहीं होती, यहूदी या पोलिश राष्ट्रवाद में शायद कॉमन टेरिटरी या इकोनॉमिक लाइफ वाली शर्त पूरी नहीं होती थी एक समय पर। ईस्टर्न यूरोप के कई राष्ट्रों में हिस्टोरिक कॉन्टिन्यूटी शायद उतनी स्पष्ट ना हो, लेकिन फिर भी ये सभी राष्ट्र इस व्यापक परिभाषा के दायरे में आ जाते हैं। ठीक है, तो नेशन की परिभाषा समझ आ गई। अब नेशनलिज्म और नेशन स्टेट को कैसे समझें? नेशनलिज्म, जैसा गेलनर ने कहा, वो आइडियोलॉजी या मूवमेंट है जो नेशन और स्टेट की कॉन्ग्रुएंस यानी संगति पर जोर देता है। राज्य लोगों का प्रतिनिधि हो और नेशन स्टेट इसी सिद्धांत पर बना वो राज्य है, एक ऐसा राज्य जो समाज राष्ट्र से ऑर्गेनिकली कनेक्टेड महसूस करे। नेशनलिज्म नेशन स्टेट के निर्माण में मदद करता है। गॉट इट। अब आते हैं सेक्शन 1.3 पर, चैलेंजेस बिफोर अ थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के सिद्धांत के समक्ष चुनौतियां। यहाँ दो बड़ी घटनाओं के संयोग की बात की गई है। हाँ, पहला राष्ट्रीय समुदायों का उदय, इमर्जेंस ऑफ नेशनल कम्युनिटीज, और दूसरा समाज का एग्रेरियन कृषि आधारित से इंडस्ट्रियल औद्योगिक में बदलना। ये दोनों चीजें लगभग एक ही समय पर हुई, खासकर यूरोप में। तो सवाल ये है कि क्या ये महज संयोग था? Was it just a coincidence? कई विद्वान जैसे गेलनर मानते थे कि नहीं, ये संयोग नहीं था, ये अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे, इंटेग्रली कनेक्टेड थे। उनके अनुसार नेशनलिज्म आधुनिकता, मॉडर्निटी और औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलिज्म से जुड़ा हुआ है। तो क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन में कुछ ऐसा था जिसने राष्ट्रों का निर्माण किया, मतलब होमोजेनाइज्ड लार्ज नेशनल कम्युनिटीज बनाए? यही गेलनर का तर्क था।
जिसे हम आगे थ्योरीज में और डिटेल में देखेंगे। उनका मानना था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी की ज़रूरतें ही ऐसी थीं कि वो नेशनलिज्म को जन्म देती। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी ना, थियोरी के लिए एक चुनौती। हाँ, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो यूरोप के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहा, लेकिन नेशनलिज्म पूरी दुनिया में फैल गया। अच्छा, मतलब थियोरी कहती थी कि इंडस्ट्रियलिज्म, नेशनलिज्म, लेकिन नेशनलिज्म तो नॉन इंडस्ट्रियल जगहों पर भी पहुंच गया। एग्जैक्टली बल्कि हुआ ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रसार समान नहीं हुआ। एक तरफ यूरोपियन कोर बना जो एडवांस था, और दूसरी तरफ एशिया अफ्रीका की पेरिफेरी बनी जो पिछड़ी रह गई कॉलोनियलिज्म के जरिए। लेकिन नेशनलिज्म कोर और पेरिफेरी दोनों जगह फैल गया। ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड थ्योरी के लिए एक बड़ी चुनौती हुई। बिल्कुल। नेशनलिज्म जैसा व्यापक फिनोमेना, इतना वाइड स्प्रेड, सिर्फ सहयोग तो नहीं हो सकता। सोचिए, 19वीं सदी का इंडस्ट्रियल इंग्लैंड और 20वीं सदी का कॉलोनाइज्ड इंडिया, दोनों में नेशनलिज्म उभर रहा है, जबकि दोनों समाज कितने अलग थे। एक एडवांस्ड इंपीरियल पावर, दूसरा इकोनॉमिकली बैकवर्ड कॉलोनी। तो इसी वजह से नेशनलिज्म का कोई एक सिंगल डोमिनेंट थ्योरी नहीं है। कि पॉलिटिकल पावर और उसकी फिलोसॉफिकल पॉवर्टी के विरोधाभास की बात की। मतलब राजनीतिक रूप से ये बेहद ताकतवर है, पर इसे सैद्धांतिक रूप से समझाना उतना ही मुश्किल। बिल्कुल। तो अब चलते हैं थ्योरीज पर। सेक्शन 1.4 थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म। यहाँ क्या कॉमन ग्राउंड है? ज्यादातर सिद्धांतकार इस बात पर सहमत हैं कि नेशनलिज्म को सिर्फ एंडोजेनस फैक्टर्स, यानी किसी समाज के आंतरिक कारकों से नहीं समझाया जा सकता। एक्सोजेनस फैक्टर्स, बाहरी कारक, बहुत महत्वपूर्ण है। टॉम नैन का एक कोट है शायद इस बारे में। हाँ, टॉम नेयर ने वेल्श नेशनलिज्म पर लिखते हुए कहा था, मजाक में नहीं, सीरियसली, कि वेल्श नेशनलिज्म emphasizing the ism has nothing to do with Wales. It is not a Welsh fact, but a fact of general developmental history. मतलब राष्ट्रवाद का जो वाद है, इज्म, वो वेल्स की अंदरूनी बात नहीं, बल्कि विकास के सामान्य इतिहास का तथ्य है। बाहरी फोर्सेस इसे शेप कर रही हैं। इंटरेस्टिंग। तो फिर थियोरिस्ट्स में मतभेद कहाँ है? मुख्य मतभेद है इन बाहरी कारकों की पहचान को लेकर। कोई कहता है ये विकास का एक चरण है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। कोई कहता है ये ह्यूमन स्पिरिट की जरूरत है, कोई आइडेंटिटी की जरूरत कहता है। कोई इसे वैचारिक मानता है, कोई भौतिकवादी। और भी कई बाइनरीज हैं, है ना? जैसे ये एक्सीडेंट है या नेसेसिटी, कंटिंजेंट है या एसेंशियल, फॉल्स कॉन्शियसनेस है या ग्रेट ह्यूमन एस्पिरेशन। हाँ, बहुत सारे डिबेट्स हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बाइनरी, सबसे बड़ा विभाजन है मॉडर्निस्ट और नॉन मॉडर्निस्ट के बीच। ओके, तो पहले नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरीज सेक्शन 1.4.1 को देखते हैं। इनका मुख्य तर्क क्या है? नॉन मॉडर्निस्ट का मूल तर्क है कि नेशनलिज्म सिर्फ पिछली 3 सदियों 3 सेंचुरीज की देन नहीं है। इसकी जड़ें ज्यादा गहरी हैं, ये लंबे समय में विकसित हुआ है। लेकिन नॉन मॉडर्निस्ट में भी डाइवर्सिटी है। हाँ, इसमें भी अलग अलग व्यूज हैं। पहला है नेचुरलिस्ट्स, प्रकृतिवादी। ये मानते हैं कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद प्राकृतिक हैं, ह्यूमन माइंड में इनहेरेंट हैं। ये एक नेचुरल सेंटिमेंट है, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसकी एब्सेंस को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। ओके, दूसरा है पेरिनियलिस्ट्स, शाश्वतवादी। ये अक्सर राष्ट्रवादियों का अपना नजरिया होता है। वो अपने राष्ट्रवाद को इतिहास में बहुत पीछे तक देखते हैं, जैसे वो हमेशा से मौजूद था। इसका कोई उदाहरण? जैसे मोहम्मद अली जिन्ना का तर्क था कि मुस्लिम नेशन कोई हालिया विकास नहीं, बल्कि ये तो मिडीवल पास्ट में ही मौजूद था। उनका मशहूर कोट है, पाकिस्तान स्टार्टेड द मोमेंट द फर्स्ट नॉन मुस्लिम वाज कन्वर्टेड टू इस्लाम इन इंडिया। लेकिन क्या इतिहासकार इसे मानते हैं? इतिहासकार इसे एरिक हॉब्सबॉम के कॉन्सेप्ट इन्वेंटेड ट्रेडिशन, आविष्कृत परंपरा, से जोड़कर देखते हैं। इन्वेंटेड ट्रेडिशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राष्ट्रवादी अक्सर अतीत की परंपराओं का इस्तेमाल अपनी लेजिटिमेसी बढ़ाने के लिए करते हैं। वो दावा करते हैं कि उनका राष्ट्र अतीत में भी मौजूद था, लेकिन ये परंपराएं वैसी नहीं होती जैसी वो थी, बल्कि उन्हें राष्ट्रवादी दावों के समर्थन में इन्वेंट या मैन्युफैक्चर किया जाता है, गढ़ा जाता है। जैसे जिन्ना के उदाहरण में अतीत की व्याख्या इस तरह की गई कि वो टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करे। समझा। तीसरा नॉन मॉडर्निस्ट व्यू कौन सा है? तीसरा है इवोल्यूशनिस्ट्स, विकासवादी। ये मानते हैं कि हाँ, नेशनलिज्म आधुनिक काल में ज्यादा फैला है, लेकिन इसे समझने के लिए प्री मॉडर्न पीरियड में जाना होगा। इनका फोकस किस पर होता है? इनका फोकस होता है प्री एग्जिस्टिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, हेरिटेजेस, एथनिक टाइज, सेंटिमेंट्स, कलेक्टिव मेमोरीज पर।
ये मानते हैं कि आधुनिक राष्ट्रवाद इन्हीं पुरानी जड़ों से विकसित हुआ है। जैसे मॉडर्न ग्रीक नेशनलिज्म को समझने के लिए बिजाइंटाइन एम्पायर और क्लासिकल एंटीक्विटी प्राचीन यूनान के संदर्भ को देखना। इसके प्रमुख प्रस्तावक हैं एंथनी डी स्मिथ। इनका अप्रोच हर समाज की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर ज्यादा ध्यान देता है, न कि किसी जनरल पैटर्न पर। ठीक है, तो ये थे नॉन मॉडर्निस्ट व्यूज। अब आती हैं मॉडर्निस्ट थ्योरीज सेक्शन 1.4.2 पर। इनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? मॉडर्निस्ट का सीधा तर्क है, नेशनलिज्म एक मॉडर्न फिनोमेनन है, ये आधुनिक काल की उपज है। इनमें भी तो डाइवर्सिटी होगी? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले एली किडूरी 1961 का नाम आता है। उन्होंने कहा कि नेशनलिज्म मुख्य रूप से एक डॉक्ट्रिन है, एक सिद्धांत है जो आधुनिक यूरोप के इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में पैदा हुआ। नेशनलिज्म इज अ डॉक्ट्रिन इन्वेंटेड इन यूरोप। ये एक नॉन स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन था जो विचारों पर आधारित था। और स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन किसने दिया? वो दिया अर्नेस्ट गेलनर ने। उनका एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चरल और मटीरियलिस्ट था। उन्होंने नेशनलिज्म को अग्रेरियन से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ट्रांजिशन का अभिन्न अंग माना। गेलनर की थ्योरी को थोड़ा विस्तार से समझाएंगे, ये काफी इन्फ्लुएंशियल रही है। जरूर। गेलनर के सिद्धांत के कुछ की पॉइंट्स हैं। 18वीं-19वीं सदी में अटलांटिक तट पर एक नई इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का उदय हुआ। इसकी विशेषताएं क्या थी? इसकी कुछ खास विशेषताएं थीं। ए, परपेचुअल ग्रोथ यानी लगातार विकास की जरूरत। बी, सब्सटैंशियल लिटरेसी, काम करने के लिए अच्छी खासी साक्षरता की जरूरत, और ये साक्षरता होमोजीनियस होनी चाहिए, एक जैसी। सी, रिमार्केबल मोबिलिटी, लोगों को काम के लिए और जगह बदलने के लिए तैयार रहना पड़ता था। ऑक्यूपेशनल एंड स्पेशल मोबिलिटी, लोग अपनी जड़ों से उखड़ रहे थे। पुराने हायरार्कीज टूट रही थी, कम से कम सिद्धांत में सब बराबर थे। ई, और सबसे जरूरी, पुरानी एलीट हाई कल्चर अब काम की नहीं रही। अब जरूरत थी एक शेयर्ड और परवेसिव हाई कल्चर की, जो स्टैंडर्ड हो और सब तक पहुंचे, और जो लोकल फोक कल्चर्स की जगह ले सकें। अच्छा, और इसमें स्टेट का क्या रोल था? स्टेट का रोल बहुत क्रूशल था। स्टेट को इकोनॉमी मैनेज करनी थी और सबसे जरूरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी थी, यूनिफॉर्मली इम्पार्टेड एजुकेशन, ताकि होमोजीनियस वर्कफोर्स तैयार हो सके। बदले में स्टेट को लोगों का सपोर्ट और एलिजेंस यानी निष्ठा चाहिए थी। तो एक तरह की स्टेट सोसाइटी पार्टनरशिप बनी, जिसके सदस्य एक कॉमन कल्चर साझा करते थे। तो नेशनलिज्म यहाँ अनिवार्य कैसे हो गया? हाउ डिड इट बिकम इनएविटेबल? गेलनर के अनुसार कई कारणों से। पहला, लोगों को इस नई हाई कल्चर का सदस्य होने में डिग्निटी महसूस करनी थी। अगर स्टेट इस कल्चर का प्रोटेक्टर है, तो स्टेट को लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। यहीं से पॉलिटिकल कंग्रुएंस की मांग उठी। दूसरा, इकोनॉमी को लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए थी, जिसके लिए एजुकेशन जरूरी थी, जो स्टेट दे रहा था। ये सब होमोजेनाइलिंग फोर्सेस थीं, जो कल्चरल कम्युनिटी बना रही थीं। तीसरा, स्टेट को लोगों का सपोर्ट चाहिए था। लोग अब सब्जेक्ट्स नहीं, सिटीजन्स थे, जिनका स्टेट से सीधा संबंध था। नेशनलिज्म इस नए रिश्ते का आधार बना। ये थ्योरी तो काफी लॉजिकल लगती है, खासकर यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, लगती है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम वही थी जो हमने पहले डिस्कस की। ये भारत जैसे कॉलोनीज पर ठीक से लागू होती नहीं दिखती, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरह से नहीं आया। ये थ्योरी काफी हद तक वेस्टर्न यूरोपियन एक्सपीरियंसेस पर आधारित थी। तो इस गैप को किसने भरने की कोशिश की? टॉम नायरन ने अपनी किताब द ब्रेकअप ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में उन्होंने एक अलग मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव दिया। नायरन भी मॉडर्निस्ट थे? हाँ, मॉडर्निस्ट भी थे और यूनिवर्सलिस्ट भी। मतलब वो मानते थे कि उनकी थ्योरी विश्व स्तर पर लागू होती है। लेकिन उनका स्टार्टिंग पॉइंट गेलनर से अलग था। उन्होंने कहा, नेशनलिज्म का जन्म इंडस्ट्रियल यूरोपियन सोसाइटीज से नहीं, बल्कि कॉलोनियल सोसाइटीज से हुआ। इंटरेस्टिंग। उनकी थ्योरी क्या थी? नायरन का तर्क था, वर्ल्ड कैपिटलिज्म ने इवन डेवलपमेंट यानी समान विकास का मिथक फैलाया। हकीकत में इसने दुनिया को कोर, एडवांस्ड यूरोपियन कंट्रीज और पेरिफेरी, बैकवर्ड एशिया अफ्रीका में बांट दिया। और कॉलोनियलिज्म पैदा हुए। कॉलोनीज में जो एलीट वर्ग था, उसने पाया कि उन्हें इस नई व्यवस्था से बाहर रखा जा रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कैपिटलिज्म के दो चेहरे थे, यूरोप में प्रॉस्पेरिटी, कॉलोनीज में इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट और पॉलिटिकल सब्जुगेशन। नेशनलिज्म इस स्थिति की प्रतिक्रिया थी, अ रिएक्शन। कॉलोनियल सोसाइटीज में एलीट्स ने इस डोमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन और एक्सक्लूजन के खिलाफ रेजिस्टेंस संगठित किया।
तो ये रेजिस्टेंस कैसे नेशनलिज्म बन गया? एलिट्स ने जनता को मोबिलाइज किया। उन्होंने कॉन्शियसली एक नेशनल कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज, मोबिलाइज और फॉर्म करने की कोशिश की, क्लास लाइन से ऊपर उठकर एक अलग आइडेंटिटी पर फोकस करके। लेकिन उनके पास गेलनर वाली इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी के इंस्टीट्यूशंस तो नहीं थे। एग्जैक्टली इसीलिए उन्होंने उन चीजों का इस्तेमाल किया जो उनके पास थीं, विरासत, भाषा, लोक कथाएं, त्वचा का रंग वगैरह। नायरन का मशहूर कोट है, "The new middle class intelligentsia of nationalism had to invite the masses into history, and the invitation card had to be written in a language they understood." मतलब जनता को उनकी भाषा में समझाना पड़ा। तो ये एलिट्स और मासेस का एक तरह का वर्टिकल अलायंस बन गया फॉरेन डोमिनेशन के खिलाफ। हाँ, और नेशनलिज्म इसी जॉइंट स्ट्रगल की प्रोसेस में पैदा हुआ, साम्राज्यवाद के खिलाफ। ये थियरी तो भारतीय अनुभव के काफी करीब लगती है, एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म्स पर ज्यादा फिट बैठती है। बिल्कुल। नायरन का सिद्धांत भारत जैसे देशों के राष्ट्रवाद को समझने में ज्यादा मददगार लगता है, जहां राष्ट्रवाद का मुख्य चरित्र साम्राज्यवाद विरोधी था। तो क्या हम कह सकते हैं कि कोई एक थ्योरी नहीं है जो सब कुछ एक्सप्लेन कर दे? हाँ, यही निष्कर्ष है। थियरीज में डाइवर्सिटी अनिवार्य है। कोई एक सिद्धांत हर स्थिति की व्याख्या नहीं कर सकता। हमें कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे रिलेवेंट हिस्से पे, सेक्शन 1.5, इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद। क्या ये इन थियरीज में फिट बैठता है? इसे हमें सामान्य राष्ट्रवाद के एक इम्पॉर्टेंट और डिस्टिंक्टिव केस स्टडी के रूप में देखना चाहिए। मतलब इसमें कुछ चीजें जनरल हैं जो बाकी राष्ट्रवादों जैसी हैं, और कुछ स्पेसिफिक हैं जो सिर्फ भारत की हैं। तो इसमें इंडियन स्पेसिफिक और नेशनलिज्म जेनरिक दोनों पहलू हैं। एग्जैक्टली इसे इंडियन नेशनलिज्म और इंडियन नेशनलिज्म दोनों तरह से देखना होगा। पहले जेनरिक कंपोनेंट की बात करें, क्या चीजें कॉमन थी? सबसे पहली बात, इंडियन नेशन की मॉडर्निटी। हाँ, भारत एक पुरानी सभ्यता है, एन ओल्ड सिविलाइजेशनल सोसाइटी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में भारत आधुनिक है। मतलब मौर्य, गुप्त, मुगल साम्राज्य राष्ट्र नहीं थे। उन्होंने भारतीय पहचान के विकास में जरूर मदद की, ज्योग्राफिकल यूनिटी का सेंस दिया, कल्चरल एक्सचेंज हुआ। लेकिन 19वीं सदी से पहले एक यूनिफाइड इंडियन नेशन का कॉन्सेप्ट, एक राष्ट्रीय समुदाय का भाव वैसा नहीं था जैसा आधुनिक काल में है। तब इंडियन सोसाइटी थी, इंडियन सिविलाइजेशन थी, पर नेशनल कम्युनिटी नहीं थी इन द मॉडर्न सेंस। तो भारतीय राष्ट्र कब बना? भारतीय राष्ट्र मूलतः 19वीं-20वीं सदी में भारतीय राष्ट्रवाद की विचारधारा द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद की परिस्थितियों में बनाया गया। ये मॉडर्निस्ट थियरीज के अनुरूप है। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थीं जो इसे शायद दूसरों से अलग करती हैं? पहली मुख्य विशेषता थी इसका टेरिटोरियल बेसिस। भारतीयता का दावा धर्म या नस्ल पर आधारित नहीं था, बल्कि क्षेत्र पर था। जो भी भारतीय धरती पर रहता है वो राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य है। ये एथनिक या रिलीजियस नेशनलिज्म से अलग था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, आमतौर पर राष्ट्र निर्माण में कॉमन कल्चर या कॉमन लैंग्वेज, जैसा स्टालिन ने कहा था, का बड़ा रोल होता है। भारत में इतनी डाइवर्सिटी थी कि ये मुश्किल था। तो यहाँ राष्ट्र निर्माण का आधार बना ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के तहत हुआ कॉमन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और पॉलिटिकल सब्जुगेशन। एक साझा दुश्मन और साझा दुख ने लोगों को जोड़ा। ये तो हुई सामान्य और कुछ हद तक विशिष्ट बातें। अब आते हैं बिल्कुल डिस्टिंक्टिव फीचर्स पर। जी, ब्रिटिश औपनिवेशिक विमर्श, कॉलोनियल डिस्कोर्स का क्या रोल था? ब्रिटिश अक्सर कहते थे कि भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं और न बन सकता है। जॉन स्ट्रेची ने 1888 में लिखा, "There is not and never was in India." जॉन सीली ने 1883 में कहा, "India is not a political name but only a geographical expression." वो भारत की डाइवर्सिटी, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस को राष्ट्र निर्माण में बाधा के रूप में दिखाते थे। हाँ, वो कहते थे कि ये तो बस अलग अलग लोगों का जमावड़ा है, इन्हें एक साथ रखना सिर्फ ब्रिटिश राज की वजह से मुमकिन है। इस पर इंडियन इंटेलिजेंसिया की प्रतिक्रिया क्या थी? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। उन्होंने ब्रिटिशों के नो नेशन वाले आरोप का जवाब ऑलवेज अ नेशन कहकर नहीं दिया। मतलब उन्होंने ये दावा नहीं किया कि भारत हमेशा से एक राष्ट्र था। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, भारत अभी एक पूरी तरह गठित राष्ट्र नहीं है। उन्होंने माना कि राष्ट्र अतीत में मौजूद नहीं था और राष्ट्र एक हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन है, कोई इटर्नल एंटिटी नहीं।
लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि भारत एक राष्ट्र बन नहीं सकता। उन्होंने तर्क दिया कि हिस्टोरिकल फोर्सेस भारतीयों को एक साथ ला रही हैं। भारत राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में है, अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ नेशन। इसी से जुड़ा है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल। बिल्कुल, अ नेशन इन द मेकिंग कितना सटीक टाइटल है। जैसा कि इतिहासकार बिपिन चंद्रा ने लिखा है, वो मानते थे कि भारत अभी बन रहा है और ये राष्ट्रवादी आंदोलन का काम है कि इस प्रक्रिया को तेज करे और पूरा करे। तो 19वीं सदी के विचारक नेशन और सिविलाइजेशन में फर्क करते थे। हाँ, वो मानते थे कि भारत एक पुरानी सभ्यता है लेकिन एक नया राष्ट्र है। स्वामी विवेकानंद ने 1896 में कहा था, A nation is being made out of India's different races. इसका मतलब उन्होंने हॉब्सबम वाली इन्वेंटेड ट्रेडिशन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। शुरुआती दौर में 19th सेंचुरी के राष्ट्रवादियों ने ज्यादा नहीं किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्र की नॉवेल्टी, उसके नएपन पर फोकस किया। हाँ, बाद में 20th सेंचुरी में कुछ नेताओं और समूहों ने जरूर भारत को एक शाश्वत राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। एक और खास बात, इंडियन नेशनलिज्म का प्लूरल होना। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय विविधता को कमजोरी या बाधा नहीं माना गया, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र का विचार सामने रखा गया जो कल्चरल प्लूरैलिटी पर आधारित हो, अनेकता में एकता। महात्मा गांधी ने भी इस पर लिखा था। हाँ, 1940 में हरिजन में उन्होंने लिखा, इंडिया इज अ बिग कंट्री composed of different cultures which are tending to blend. उन्होंने माना कि राष्ट्र निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये दिखता है। बिल्कुल, किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। शुरुआत में 14 और अब 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई है। ये भारत के प्लूरल कैरेक्टर को दर्शाता है। और आखिरी विशिष्टता, नॉन कोर्सिव होना। हाँ, देखिए, ज्यादातर राष्ट्रवाद होमोजेनाइजिंग होते हैं, मतलब वो सबको एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद भी होमोजेनाइजिंग था, लेकिन तुलनात्मक रूप से ये रिमार्केबल नॉन कोऑर्सिव था। लोकल या माइनॉरिटी कल्चर्स को दबाकर नेशनल कल्चर में विलीन करने का दबाव कम था। नेशनल यूनिटी गैर जबरदस्ती तरीकों से बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया गया। कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई, उसे ऊपर से थोपा नहीं गया। तो कुल मिलाकर भारतीय राष्ट्रवाद यूनिक था। हाँ, ये सामान्य पैटर्न के अनुरूप भी था। आधुनिक था, राष्ट्र राज्य बनाना चाहता था, लेकिन इसकी अपनी विशिष्ट विशेषताएं भी थीं, जिन्हें कोई भी जनरल थ्योरी शायद पूरी तरह से कवर नहीं कर सकती। थ्योरीज में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। बिल्कुल। तो अब आते हैं आखिर में सेक्शन 1.6 समरी पर। एक क्विक रिकैप हो जाए। जरूर। हमने देखा नेशन राष्ट्र, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद और नेशन स्टेट राष्ट्र राज्य की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। नेशन एक स्पेसिफिक मानव समुदाय है 19th सेंचुरी से। नेशन स्टेट एक स्पेसिफिक तरह का राज्य है 19th सेंचुरी से। नेशनलिज्म इन दोनों को जोड़ता है। ये कहता है कि नेशन और स्टेट कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। नेशनलिज्म की थ्योरीज को मोटे तौर पर मॉडर्निस्ट और नॉन मॉडर्निस्ट में बांटा जा सकता है। नॉन मॉडर्निस्ट्स मानते हैं कि राष्ट्रवाद की जड़ें गहरी हैं, ये नेचुरल है या सदियों के कल्चरल लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन का नतीजा है। मॉडर्निस्ट्स मानते हैं कि ये एक आधुनिक घटना है, पिछली कुछ सदियों की देन है। और मॉडर्निस्ट में हमने दो की थिंकर्स देखे। हाँ, अर्नेस्ट केल्नर, जिन्होंने इसे इंडस्ट्रियलिज्म से जोड़ा। इंडस्ट्रियल सोसाइटी की ज़रूरतें, होमोजीनियस कल्चर, लिटरेसी, मोबिलिटी, स्टेट इंटरवेंशन नेशनलिज्म को अनिवार्य बनाते हैं। लेकिन ये थियोरी नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ पर कम लागू होती है। दूसरे थे टॉम नेयर्न, जिन्होंने इसे कैपिटलिज्म की अनइवननेस और इंपीरियलिज्म कोलोनियलिज्म से जोड़ा। नेशनलिज्म को पेरिफेरी के एलीट्स की प्रतिक्रिया के रूप में देखा, जो डोमिनेशन के खिलाफ जनता को मोबिलाइज करते हैं। ये थियोरी भारतीय अनुभव के ज्यादा करीब है। और फिर हमने इंडियन नेशनलिज्म की बात की। हाँ, भारतीय राष्ट्रवाद में जेनरिक और स्पेसिफिक दोनों कंपोनेंट्स हैं। ये आधुनिक था, टेरिटोरियल था, एथनिक रिलीजियस नहीं, प्लूरलिस्टिक था, डाइवर्सिटी को अपनाया और तुलनात्मक रूप से नॉन कोअर्सिव था। इसकी खासियत थी नेशन इन द मेकिंग वाली सोच और ब्रिटिश कॉलोनियल डिस्कोर्स पर इसकी प्रतिक्रिया।
तो निष्कर्ष ये है कि भारतीय राष्ट्रवाद को समझने के लिए हमें डबल फोकस रखना होगा, ग्लोबल फोर्सेस पर भी और स्पेसिफिक इंडियन कंडीशंस पर भी। प्रिसाइजली। इस यूनिट के अंत में कुछ एक्सरसाइजेस भी दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न। लिसनर्स अपनी समझ को परखने के लिए उन्हें देख सकते हैं। प्रश्न 1, 2, 3 काफी अच्छे हैं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए। हाँ, वो सेल्फ असेसमेंट के लिए उपयोगी रहेंगे। चलिए अब समापन की ओर बढ़ते हैं। की टेकअवेज क्या रहे आज की चर्चा के? सबसे बड़ा टेक अवे तो यही है कि नेशन और नेशनलिज्म कितने कॉम्प्लेक्स और हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्टेड आइडियाज हैं। ये नेचुरल या इटर्नल नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुए हैं। अलग अलग थ्योरीज हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देती हैं, और इंडियन एक्सपीरियंस इन थ्योरीज को समझने और रिफाइन करने के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक प्रोवोकेटिव थॉट, कुछ सोचने के लिए। हाँ, जरूर। सोचिए, आज की ग्लोबलाइज दुनिया में जहां बॉर्डर्स धुंधले हो रहे हैं, कम्युनिकेशन इंस्टेंट है, क्या नेशन और नेशनलिज्म की रेलेवेंस बदल रही है? क्या हम नेशन स्टेट से परे किसी नई तरह की कलेक्टिव आइडेंटिटी की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर नेशनलिज्म और मजबूत हो रहा है? इस पर विचार जरूर करें। बिल्कुल। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये डिस्कशन कितना महत्वपूर्ण है ये दोहराने की जरूरत नहीं। जीएस पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के लिए इसकी गहरी समझ बहुत जरूरी है। ये सिर्फ फैक्ट्स याद रखने में नहीं, बल्कि एनालाइज करने और वेल आर्ग्यूड आंसर्स लिखने में मदद करेगी। सही कहा। इस चर्चा को दोबारा सुने, नोट्स बनाएं। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझना आपके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें और ऐसे सेशंस लाने की प्रेरणा मिलती है। हाँ, और अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। और हाँ, एक और बात, यदि आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं और इस चैनल को लंबे समय तक सस्टेनेबल बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग करके अपना योगदान दे सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। तो अगली ज्ञानवर्धक चर्चा तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।